हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरओ की यूपीपीसीएस 2024 के लिए, क्योंकि आरओ भी आपका 2024 में ही होगा। जैसे कि डेट भी निकल कर आ चुकी 11 फरवरी, और यूपीपीएससी जिसे हम लोग अपने अकॉर्डिंग यूपीपीसीएस कह देते हैं, और उसकी डेट है 17 मार्च। तो आप सभी लोग अब कमर कस लीजिएगा, है ना। कोई भी टॉपिक क्लियर करते हुए चले, कोई भी टॉपिक हो आप उसे क्लियर करते हुए चलेंगे तो आपको चीजें बाद में जब समय आएगा कि 10 दिन में 5 दिन में इनको रिवीजन कर लें, क्योंकि अभी आपके पास मान के चलिए 60+ डेज या 60 दिन प्लस है, लेकिन ये कब बीत जाएंगे ये आपको स्वयं पता नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग लगातार लगे रहिएगा। और आज का क्लास शुरू करते हैं हम लोग फटाफट, और इस क्लास में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आज आप सभी स्टूडेंट के लिए कहा गया है। कोई भी महान कार्य या कोई भी ब्रांड, सीधी सी बात ऐसे सोचे, महान कार्य यहाँ पर आपके लिए क्या है? नौकरी है ना। नौकरी ऐसा नहीं कि नौकरी सिर्फ नौकर लोग करते हैं ना। नौकरी कई प्रकार की होती है। सबसे पहली बात यहाँ पर कहा गया कोई भी महान कार्य, या मैंने एक शब्द दिया कोई भी ब्रांड, एक दिन में नहीं बना, पहले वो कभी ना कभी लोकल जरूर रहा होगा। तो आप अपने छोटे छोटे, कहा गया छोटे छोटे प्रयासों से ही बना सकते हैं या बना होता है। तो आपको क्या करना है? अपना छोटा छोटा सा योगदान देना है, और आप कब गवर्नमेंट जॉब पर पहुंच जाएंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। जिस बार आपको लगेगा, मैं बता दे रही हूँ, है ना, जब असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट थी पूरे यूपी पर 10, कितनी हिस्ट्री में केवल और केवल 10 पोस्ट थी। कितनी थी? 10 पोस्ट थी। और लोक सेवा आयोग से क्या होना था? इंटरव्यू होता था। कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इससे पहले लगभग 300 या 300+ सीट पर आरओ पर नहीं हुआ था। तो यहाँ पर 10 सीटों पर भी ऐसा लग रहा था कि सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन इन पर सिलेक्शन विराजमान हुआ ना। सिलेक्शन भी हुआ, सब कुछ भी हुआ, लेकिन ज्वाइन नहीं किया गया, ठीक है। तो आप जहां पर ये सोचेंगे कि यहां पर नहीं होगा, और हो सकता है वहीं पर आपका सिलेक्शन हो जाए। तो पोस्ट मायने नहीं रखती हैं। आपको एक पोस्ट रिजर्व करना, एक पोस्ट आपको लेना है ना। जैसे अभी वर्तमान में बड़ा हो हल्ला है पूरे यूट्यूब पर, सब्जी की तरह मार्केट में, जैसे सब्जी नहीं मेरे यहाँ से ले लो, मेरे यहाँ से ले, उस तरह के आरओ के और यूपीपीसीएस के कोर्स बिक रहे हैं, है ना, कि मेरे यहाँ से ले लो मेरा ज्यादा अच्छा है, मेरे यहाँ से ले लो मेरा ज्यादा अच्छा है ना। मैं कहती हूँ आप अपनी सेल्फ स्टडी भी स्वयं कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, टेस्ट सीरीज वगैरह जो आपकी टेस्ट होती है, ये टेस्ट सीरीज वगैरह लेने की जरूरत होती है। करंट अफेयर पढ़ने की, करंट अफेयर का अगर कोर्स कहीं मिलता है तो जरूर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर क्या चीजें पूछेंगी वो एक टीचर ही आपको तो सब कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है। बुक में आपकी अगर बुक देखी जाए, या जब हम लोग स्वयं पढ़ते थे तो पूरी बुक ऐसे रंगी चुंगी हुआ करती थी, है ना। पूरी बुक ऐसे हाईलाइट किए रहते थे पूरी बुक। अरे भैया, याद भी करना है, दिमाग में फैक्टवार रखना भी है ना। पढ़ना थोड़ी ना एग्जाम में आएगा भी, ठीक है ना। तो अब बताया जाता है कि इस पेज से केवल हमने कितने 6 से 7 लाइनें हाईलाइट करवाई हैं। तो वो क्या हुआ? आपको वो तैयार करना है। मैंने जैसे ये भी बताया कि यूपीपीसीएस 2023 के लिए मैंने मात्र 13 या 14 क्लासें ली थी, ठीक है ना। और उनमें से आप सभी लोग, एक बार कहा जाता है अनिशोक्ति तो नहीं हो गई, ऐसा नहीं है। उसमें से 12 से, या मान लीजिए मैक्सिमम 15 क्लासें मैंने ली थी, है ना। कोई क्लास 1 घंटे की नहीं थी, केवल टेस्ट जो मैंने लिया था 200 क्वेश्चन के साथ 3 मतलब क्लासें ली थी, डेढ़ 2 घंटे की, है ना। तो उसमें से 15 क्लासों में सब 45-40 मिनट की ही थी। और आपके यूपीपीसीएस में आए हुए 29 से 30 क्वेश्चनों में 25+ क्वेश्चन फंसाए थे, है ना। ये टारगेट होना चाहिए। ये एक टीचर को पकड़ होनी चाहिए कि ये चीज बजट से पूछेगा, ये चीज युद्ध अभ्यास से पूछेगा, ये चीजें आपकी कहां से
राष्ट्रीय आएंगी, ये अंतरराष्ट्रीय आएंगी। किस देश को ज्यादा मतलब एग्जामिनर फोकस करता है और किस देश को कम करता है, सब अलग अलग ट्रेंड होता है अपना, तो याद करके पढ़े। आइए अपने विषय पर चलते हैं, चर्चा करेंगे आज हम लोग किस पर, संगमरमर पर। किस पर? संगमरमर। और पीछे बना है आपका क्या, ताजमहल। क्या बना है? अरे हर एक व्यक्ति चाहता है कि अपनी महबूबा के लिए एक ताज जैसा महल बनवा दे। कैसा? ताज जैसा महल बनवा दिया जाए। तो ऐसा करने वाले आपके कौन थे? तो आप कहेंगे कौन थे भाई? कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग, क्यों कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग इसका उत्तर भी दे सकते हैं। तो किसने बनवाया था? आप बोलेंगे शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है ना, याद रखना इनको, शाहजहां ने बनवाया था। किसकी? अरे इनकी एक पसंदीदा वाइफ थी, इनकी पत्नी थी मुमताज। कौन थी? मुमताज की याद में, ठीक है ना, मुमताज की याद में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले संगमरमर, और इस संगमरमर में कहा जाता है कि हाथी के दांत के समान ये व्हाइट होता है ना, हाथी के दांत के समान। और ये संगमरमर ताजमहल आपका कहां पर है और किस नदी के तट पर है? ये आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, है ना? आप सभी लोगों का उत्तर क्या आना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, कहा गया है संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है, कायांतरित जिसका निर्माण अवसादी चट्टानों या अवसादी कार्बोनेट चट्टानों के क्षेत्रीय और कभी कभी संपर्क कायांतरण के फलस्वरूप होता है। कहां पर होता है? फलस्वरूप होता है, याद करके रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है। संगमरमर है, कायांतरित चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है, इस तरह से। तो आप क्या बोलोगे? कायांतरित चट्टानों के अंतर्गत संगमरमर का रूपांतरण औषधि कार्बोनेट चूना पत्थर या फिर आपके कहा गया है डोलो स्टोन से होता है। किससे होता है? डोलो स्टोन से होता है। आगे कहा गया है कि यह एक कायांतरित चट्टान है और उसके साथ साथ इसका प्रयोग किस पर किया जाता है? जैसे भवन निर्माण में किया जाता है आपका, है ना, भवन निर्माण। आप सभी लोग भवन निर्माण में होता है, जैसे आपका ताजमहल बना है, सभी लोग जानते हैं। कहा गया औषधि कार्बोनेट चूना पत्थर, ये आपका डोलो स्टोन होता है। कहा गया मरकाना राजस्थान के नागौर जिले में स्थित यहाँ से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त किया जाता है या मिलता है। इसे मरकाना संगमरमर भी कहा जाता है। ये आपकी संगमरमर की कहानी है, छोटी सी कहानी है ना। आगे देख लीजिएगा, कहा गया इसी मरकाना संगमरमर से ताजमहल और आपके विक्टोरिया मेमोरियल जो आपके कलकत्ता में है। कहां पर? कलकत्ता में है, ठीक है ना, ये कोलकाता में है। कोलकाता किस नदी के किनारे? तो आप बोलोगे किस नदी के, हम क्यों बताएं, आप बताएं ना, हम सब पढ़ा चुके हैं। बताए, मैं तो लिखने जा रही थी, है ना, बताए। कहा गया आपका विक्टोरिया मेमोरियल जो कोलकाता में। मैंने कहा ताजमहल कहां पर है? आपको कमेंट करना है कहां पर है और किस नदी पर है, किस नदी के तट पर है, किस नदी के तट पर है, ये भी आपको कमेंट करना है, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट आने चाहिए। कहा गया संगमरमर के पालिश एवं कटाई का कारखाना मध्य प्रदेश में, बोले तो एमपी में, एमपी बोले तो मध्य प्रदेश के कटनी जिले में अवस्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, विश्व का सबसे प्रसिद्ध अगर संगमरमर माना जाता है तो मरकाना राजस्थान का माना जाता है। और इसकी कटिंग वगैरह कहां पर कराई जाती है? तो एमपी में कराई जाती है, पालिश एवं कटिंग की जाती है। कहा गया इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार भारत में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में, उत्पादन और भंडारण सबके लिए राजस्थान ही जाना जाता है। आइए प्रश्न कर लेते हैं, है ना, 2-3 प्रश्न इनको निपटा करके तुरंत कोयला की तरफ मूव करते हैं हम लोग। कहा गया सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मरकाना में पाया जाता है, सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, है ना। कहा गया संगमरमर क्या है? अवसादी चट्टान है, तलछटी चट्टान है, कायांतित चट्टान है, क्या बोलेंगे? इसी तरह पूछा जाता है कि संगमरमर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? आपकी कायांतित चट्टान है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है संगमरमर है, कहा गया आपका कि कहा गया पुनरावृत्ति या पुनरावृत चूना पत्थर है, तो आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे हाँ, बिल्कुल आपका सही ऑप्शन ए होगा। एक अग्नि शैल नहीं है, बलुआ पत्थर नहीं है, है ना। तो क्या होगा? आप कहेंगे पुनरावृत्ति आपके क्या है? चूना पत्थर है, सही उत्तर यहाँ ये। अब आता है कोयला, क्या बात है, कोयला इतने शान से लिखा है कोयला। मैं काला जरूर हूं लेकिन लोग इसी पर हीरा खोजने जाते हैं ना। काले लोग दिल के बड़े अच्छे होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, है ना। काले दिल वाले होते हैं भाई, सीधी सी बात क्या है, काले दिल वाले होते हैं। तो आप सभी लोगों को क्या करना है? दिल वाला बनना है।
अब कोयला क्या है, तो कोयला को आप शक्ति संशोधन या शक्ति संसाधन के नाम से जान सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, ऊर्जा संसाधन, हम लोग कहते हैं ना ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा देता है कोयला आपको, क्या करता है, ऊर्जा संसाधन। अरे शक्ति या ऊर्जा, बात तो यही पावर की बात ही आ गई ना, तो किसकी, ऊर्जा की बात की जा रही है। तो यहाँ पर अब आप लोगों को पढ़ना है कोयला। देखिएगा कई चीजें आपके बीच में आएंगी, है ना, आप लोग डाउट भी होंगे, काफी जगह डाउट भी रहेगा, लेकिन प्रयास करेंगे आपके डाउटों को क्लियर करने का। लेकिन अगर आपको अच्छा लगा करे तो क्लास में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट फीडबैक दे दिया करें। अगर आपको बुरा लगता है या खराब लगता है तब भी आप फीडबैक दे दिया करें कि मैम आप इस तरह नहीं, आप इस तरह पढ़ाने का प्रयास करें। जो भी आपकी अच्छाइयां या बुराइयां हमारी हैं और आप बताना चाहते हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है ना। कहां पर बताएं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आते हैं भाई शक्ति में। सबसे पहले कहा जाता है कि आपकी जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा की थोड़ी सी कहानी सुन लो। ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा दो प्रकार की होती है। एक होती है परंपरागत ऊर्जा। कौन सी होती है, परंपरागत ऊर्जा, परंपरागत ऊर्जा होती है। और इसी को क्या कह दिया जाता है, अनवीकरणीय। देखिए एकदम सिंपल सी भाषा में मैं समझाने वाली हूँ, ऊट पटांग और अलाना फलाना ढिमका से नहीं समझाने वाली हूँ आपको। देखो परंपरागत ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा बिल्कुल सीधी सी एक लाइन को आपको समझना है, ठीक है ना। देखिए जो उदाहरण के तौर पर इसमें देखिए परंपरागत ऊर्जा, या इसी को मैंने लिखा अनवीकरणीय ऊर्जा, मतलब इसको रिन्यूएबल नहीं कर पाएंगे या इसको हम दोबारा से प्रयोग नहीं कर पाने वाले हैं। तो कैसी ऊर्जा होती है, अनवीकरणीय ऊर्जा होती है। ये वो ऊर्जा स्रोत है जिनकी उपलब्धता सीमित होती है। इनकी क्या है, उपलब्धता सीमित होती है, सीमित है, ठीक है ना। ये अगर एक बार खर्च हो गए तो ये दोबारा उससे नहीं बनने वाले हैं, मतलब आपकी रिन्यूएबल नहीं है, अनवीकरणीय ऊर्जा इसीलिए कहा जाता है, ठीक है ना। नॉन रिन्यूएबल कहा जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, इसका मतलब हिंदी में, इंग्लिश में क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जैसे आपका कोयला पेट्रोलियम, क्या होता है, पेट्रोलियम। सीधी सी बात समझना पहले, पेट्रोलियम है ना, ये क्या होता है, कोयला, पेट्रोलियम। प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, अब परंपरागत ऊर्जा है और आपकी अनवीकरणीय ऊर्जा, इनका हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। यही कहा जाता है इनका दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। परमाणु ऊर्जा है ना, परमाणु ऊर्जा लिख लो चाहे, परमाणु ऊर्जा। अब आइए समझाते हैं परमाणु ऊर्जा। जैसे देखिएगा, अब मान लीजिएगा अभी ठंड आ गई है ना, देखो हम लोग जैकेट वगैरह पहनने लगे तो क्या आ गई, ठंड का मौसम आ चुका है, ये ठंड लग रही है। और अगर मैं इस कोयले को लेकर आऊं, कोयला कई प्रकार के होते हैं लेकिन भारत में सबसे अधिक कोयला बिटुमिनस कोयला ही पढ़ाएंगे, इसीलिए इसी की चर्चा करते हैं। कौन सा, बिटुमिनस कोयला है, सारे की चर्चा करेंगे लेकिन इसकी जान लो, बिटुमिनस कोयला है। अब मैं बिटुमिनस कोयला लेकर आई और मैंने इसको क्या किया, जलाया और जलाने के बाद हमने क्या किया, चाय बनाया, पकौड़े छाने, है ना, क्या छाने, पकौड़े छाने। और मैंने अपने हाथ पैर सेके, क्योंकि मैं बाइक से लेने क्या गई थी, कोयला लेकर आई, फिर मैंने उसको जलाया। अब मेरी क्या हो गई, ठंड लग गई भाई, तो मैंने क्या किया, हाथ पैर अपने सेकाई किए। अब क्या, जो इससे बनी राख है, क्या इस राख से हम फिर से कोयला बना सकते हैं क्या, कहां चला गया कोयला, फिर से कोयला बना सकते हैं क्या, आप बताएं। क्या पेट्रोलियम, आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, पेट्रोल और डीजल का प्रयोग करते हैं। तो क्या गाड़ी पर 1 लीटर पेट्रोल डलाने के बाद आप चले गए 40 किलोमीटर तक, आपकी गाड़ी एवरेज दे रही पर लीटर 40 किलोमीटर तक, आप चले गए। अब आपने कहा नहीं मुझे तेल वापस चाहिए, मैं 40 किलोमीटर वापस जाता हूं और मेरा तेल वापस, ऐसा तो नहीं, क्योंकि ये क्या है, शक्ति, ऊर्जा दे रहे हैं किसी को, है ना, वो ऊर्जा से ही तो वो गाड़ी वहां तक गई।
तो आप क्या करते हो, आप ऊर्जा के लिए आप भी तो कुछ खाते हो ना, तभी आपके अंदर एनर्जी आती है, पावर आती है, शक्ति संसाधन आते हैं। क्या कहा जाता है, इन्हीं को शक्ति संसाधन, इन्हीं को ऊर्जा संसाधन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो एनर्जी के लिए आप खाते हैं। अब जो आपने खा लिया, तो अगर आपसे कहा जाए कि आप इसको वापस करो, बाहर, अंदर पेट से बाहर करो, मुंह से निकाल दो, निकाल पाएंगे क्या? उसी तरह जैसे था। अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, मान लीजिएगा ये आपका क्या है, सेब है, मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए, है ना, ये क्या है भाई, सेब तो ना बन पाया ना, सेब तो सेब के आकार का बनना भी तो चाहिए था, ये क्या बन गया, आपका सेब बन गया। ठीक है, अब आपने इस सेब को खा लिया, अब खा तो लिया, खा लिया, फटाफट खा लिया, है ना, कि कहीं और ना आ जाए, भाई को देना पड़े, है ना, तो क्या किया, खा लिया आपने। अब खा लिया, अगर भाई आ गया और रोने लगे, नहीं मुझे चाहिए, तो वही वाला सेब चाहिए जो आपने खाया, आप दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। ये कैसी ऊर्जाएं होती हैं, ये आपके अनवीकरणीय ऊर्जा और परंपरागत ऊर्जा होती। कैसी? परंपरागत ऊर्जा। आगे आपसे क्या कहा गया है, आगे आपसे कहा गया है गैर परंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा। ठीक है ना, और गैर परंपरागत ऊर्जा को क्या कहा गया, नवीकरणीय ऊर्जा। ये नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल, आप इसको बार बार प्रयोग कर जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको इस तरह से याद करके रखना है इनको। ठीक है ना, जब तक सूरज चांद रहेगा। ठीक है ना, कहा गया ये ऊर्जा उनका, या ये ऊर्जा स्रोत ऐसे होते हैं जिनका पुनः उपयोग या प्रयोग आप कर सकते हो। जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा क्या खत्म होने वाली है क्या? जैसे बायोगैस ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, है ना, तो क्या होगा, ये खत्म होने वाली है क्या? जल्दी से बताएं। बायोगैस, बायोमास, सौर ऊर्जा, है ना, पवन ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, पवन ऊर्जा। आप बोलो, पवन ऊर्जा समाप्त होने वाली है क्या? पन बिजली ऊर्जा या पन बिजली, है ना, पन बिजली, जिससे पानी से आप बिजली बना लेते हो। ठीक है ना, पन बिजली, ज्वारी ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ये सब आपकी कैसी है, नवीकरणीय ऊर्जा है ना। आप मान लीजिएगा पवन ऊर्जा, आपकी तरफ हवा नहीं चल रही है, ये चैप्टर समझना ही इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद तो सब कुछ कहानी पर लिखा ही है। मैं आप सभी लोगों को एक एक करके सुना दूंगी, आप लोग सभी लोग सुन लेंगे, है ना, तो सुनना है, लेकिन ये समझ लेना, मतलब सबसे बड़ी बात समझ लेना। ठीक है, कि देखिएगा कुछ लोग कहते हैं परंपरागत ऊर्जा, जो आपकी परंपरागत ऊर्जा होती है, ये अनवीकरणीय, मतलब आपको ये नॉन रिन्यूएबल, मतलब आप पुनः इसका प्रयोग नहीं कर सकते। बिल्कुल सीधी सी बात आपको फैक्ट में बैठानी, मोटा मोटा दिमाग में। ठीक है, यहां तक की बातें समझ में आई। आइए अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। कहा गया कोयला मुख्यतः हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस संतृप्त शिला है, और कोयला का प्रयोग मुख्यतः ऊष्मा और प्रकाश की आपूर्ति हेतु ईंधन के रूप में किया जाता है। आप कोयला किस लिए जलाएंगे? या तो आप ऊष्मा के लिए, है ना, हीट के लिए जलाए, या तो आप प्रकाश, लाइट के लिए जला रहे हैं, है ना, या तो आप अपनी क्या कहा गया, ईंधन के रूप में खाना बनाते हैं, चाय की भट्टियां लगती है ना, भट्टियों में प्रयोग किए जाते हैं, है ना। ऊर्जा जैसे कोयला का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा देखिएगा, भारत में कोयला शक्ति का सबसे प्रमुख संसाधन या साधन है। भारत में कोयला सबसे प्रमुख साधन माना जाता है आपका। ठीक है, ये बातें आपको क्या रखनी, याद करके रखनी। कुल विद्युत उत्पादन में कोयले का योगदान 50% प्लस है। आज भी कुल विद्युत उत्पादन में कोयले का योगदान 50% है। ठीक है ना, याद रखना है। आइए आगे कहा गया कोयला वनस्पति एवं जंतुओं का कार्बनिक अवशेष है, जो आपकी कहा गया विभिन्न विभिन्न माध्यमों से औषधि सेलों में एकत्र कर दिया जाता है। ठीक है, सभी लोग जानते हैं, समझाने की बात है क्या, नहीं समझाना है। ठीक है, कहा गया भारत में कोयला दो क्षेत्रों में विशेष रूप से पाया जाता है। पहला गोंडवाना क्षेत्र में, कितना 99% कोयला यहीं पर पाया जाता है भारत का, गोंडवाना क्षेत्र पर। कहां पर? गोंडवाना। और दूसरा आपका तटीय कहा गया कल्प क्षेत्र, जहां पर घटिया टाइप का कोयला पाया जाता है। किस तरह का? घटिया, एकदम खराब कोयला। आगे बढ़ते हैं, इसकी थ्योरी मेन है
और थ्योरी ही सिर्फ आज हम समाप्त कर पाएंगे, ठीक है ना, आपके बीच में। आगे कहा गया गोंडवाना क्षेत्र के कोयले में राख की मात्रा अल्प होती है। मतलब अगर आप इस कोयले को जलाएंगे तो अगर इतना कोयला जलाए तो इसमें इतनी छोटा सा इतना सा राख इतनी थोड़ी सी राख निकलने वाली, राख जलने के बाद जो राख हो जाती है, तथा इसका तापोत्पद या तापो उत्पादक बहुत अधिक रहता है, मतलब शक्ति अधिक होती, मतलब इसकी जो ताप है वो बहुत ज्यादा दूर तक रहेगी, कि अगर आप इस कोयले का एक गुटका जला दे, जो गुटके मिलते हैं, तो आपको ताप अच्छी खासी मिलती है। कहा गया जबकि तृतीय कल्प क्षेत्र का कोयला निम्न किस्म का होता है, इसमें गंधक मतलब सल्फर, किसकी, सल्फर की प्रचुरता होने के कारण यह आपका कतिपय उद्योगों के लिए उपयुक्त या प्रयुक्त नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, सल्फर की मात्रा हो जाती है। जबकि आपके गोंडवाना क्षेत्र के कोयलों पर सल्फर नहीं मिलता, उत्तम कोट का पाया जाता है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला है। कौन से, बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है, एकदम नाम मात्र की होती है। भारत के कोयला क्षेत्रों में से अधिकांश निचले गोंडवाना काल से संबंधित है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार 2020 के कहा गया देश के 99% से अधिक कोयला भंडार आपके गोंडवाना कोयला क्षेत्र या गोंडवाना कोयला का ही है, ठीक है ना, योगदान है, ठीक है ना, याद करके रखो। कहा गया गोंडवाना तंत्र के प्रमुख कोयला क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी कौन सी, दामोदर घाटी कोयला, सबसे ज्यादा यहीं पर क्षेत्र, सोन घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र और आपकी गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र। आपके कहा गया कानन घाटी एवं पेंच घाटी कोयला क्षेत्र, उसके बाद सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र और आपके राजमहल कोयला क्षेत्र आते हैं। याद करना है, ये पॉइंट ही पूरा का पूरा याद करना है आपको, ठीक है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार यहाँ से प्रश्न टपकाया जाता है ऐसे कि गोंडवाना क्षेत्र के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। आपको ये नहीं देगा, आपने ये याद करके रखा है, आपको सोन नदी नहीं देगा, आपको महानदी, आपको गोदावरी नदी नहीं देगा। आपसे पूछेगा यहां से कि कान्हा घाटी पेंच घाटी कोयला क्षेत्र या फिर आपके सतपुड़ा कोयला क्षेत्र या फिर वर्धा घाटी, या इसमें से पूछ ले कि कौन सा नहीं है। इन तीनों को दे करके एक किसी और को डाल दे, या आपका डाल दे विंध्यन घाटी क्षेत्र, यहाँ पर जैसे नहीं है विंध्यन घाटी क्षेत्र, है ना, तो वो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र में कोयला क्षेत्र ऊपरी दामोदर घाटी में स्थित है, जो देश का एक महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र एवं बड़ा कोयला क्षेत्र। कहां पर, रानीगंज। रानीगंज कहां पर है आपका, पश्चिम बंगाल में है ना। कहां पर, वैसे तो हम लोग कहते हैं गाजियाबाद की रानी हूं, है ना, लेकिन यहाँ पर रानीगंज कहां पर, आपके पश्चिम बंगाल में, जहां पर देश का पहला महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र है। आइए देखते हैं। कहा गया रासायनिक संदर्भ में कोयले में कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन होता है, जो न केवल इसे रंग प्रदान करता है बल्कि इसकी ऊष्मा क्षमता को भी निर्धारित करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कहा गया उष्णता एवं आपकी अशुद्धता के आधार पर कोयले को 4 भागों में बांटा गया है, विभाजित। तो उष्णता और अशुद्धता, सबसे खराब कोयला आपका पीट कोयला, उससे ठीक ठाक कोयला आपका लिग्नाइट कोयला, और उससे अच्छा कोयला आपका बिटुमिनस कोयला, और सबसे अच्छा कोयला आपका एंथ्रासाइट कोयला है। कौन सा, तो एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और आपका पीट कोयला। हमारे यहाँ एंथ्रासाइट भी कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस तो पाया ही जाता है, हमारे यहाँ लिग्नाइट कोयला भी पाया जाता है, हमारे यहाँ पीट कोयला भी पाया जाता है। लिग्नाइट कोयले के कुछ क्षेत्र और कुछ भंडार चर्चा करने वाले हैं, आइए देखते हैं एक एक करके। कहा गया है इसमें पीट कोयले में कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है। जितने कार्बन की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, उतने हमारा कोयला अच्छा होता है, ठीक है ना। और कहा गया है लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 40 से लेकर 55 तक होती है, और आपका बिटुमिनस कोयला में 55 से लेकर 80 तक होती है, और आपका एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा 90 से लेकर 95 तक होती है। मतलब सबसे अच्छा कोयला कौन सा हुआ, एंथ्रासाइट कोयला। कौन सा, एंथ्रासाइट। और एंथ्रासाइट के बाद कौन सा होगा, बिटुमिनस। उसके बाद लिग्नाइट, कौन सा हुआ, आप बोलोगे लिग्नाइट। और उससे सबसे खराब पीट कोयला, और पीट कोयला को ही भारत में घटिया कोयला के नाम से भी जाना जाता है। आइए, कहा गया एंथ्रासाइट कोयले का सबसे कठोर, चमकीला
और कहा गया सर्वोत्तम रूप है। कार्बन की मात्रा की अधिकता के कारण इसकी ऊष्मीय क्षमता अधिक होती है। मतलब थोड़ा सा कोयला अगर जला दिया गया तो आपका ऊष्मा अच्छा खासा देता रहेगा, ठीक है। कहा गया लिग्नाइट को कहा गया निकृष्ट कोटि के कोयले की श्रेणी में रखा जाता है और इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार भारत में लिग्नाइट कोयले के कुल भंडार का सर्वाधिक हिस्सा 79% तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में क्या एक क्षेत्र है, ठीक है ना, तमिलनाडु पर लिग्नाइट कोयले के उत्पादन में भी तमिलनाडु प्रथम स्थान है। देखो भंडारण में भी तमिलनाडु है। यहाँ का आपका नेवेली क्षेत्र जो है वहां पर लिग्नाइट कोयला ही होता है, वहां पर वो भंडारण के लिए तमिलनाडु का और आपका किसका उत्पादन के लिए नंबर 1 माना जाता है हमारे भारत में। कहा गया 1 अप्रैल 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कोयले का कुल भंडार की दर से झारखंड प्रथम स्थान पर। देखो भंडारण की बात की जाए तो झारखंड नंबर 1 पर है, उत्पादन की बात की जाएगी तो छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर है। इसके बाद आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़ आते हैं, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश आते हैं। नंबर 1 पर कौन है तो आप बोलोगे झारखंड है भंडारण में। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, 5 याद करने, याद कर लो, याद कर लो। क्या क्या होगा बिना देखे अब आपको पढ़ना है, क्या करना है बिना देखे आपको पढ़ना है। तो उड़ीसा हो गया, ठीक है भाई मैंने लिख दिया। अरे और क्या लिख दे, झारखंड लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, धोनी वाला झारखंड लिख दिया, फिर मैंने उड़ीसा लिख दिया, ठीक है, फिर मैंने आपका छत्तीसगढ़ लिख दिया, कौन सा छत्तीसगढ़, फिर हमने वेस्ट बंगाल लिख दिया और फिर हमने एमपी लिख दिया। ये क्या है भंडारण में, क्या है भंडारण में नंबर 1 झारखंड में है। कोयला सबसे ज्यादा, देखिए आपको याद रखना आपके धोनी भाई साहब कहाँ के हैं, झारखंड रांची के। तो झारखंड में धोनी भाई साहब क्या है कि ट्रॉफी जो मिलती है क्रिकेट में, ट्रॉफियां जो मिल रही हैं उनका भंडारण करके रखे है ना। ऐसे पहले व्यक्ति हैं भाई धोनी भाई साहब हमारे, है ना, हम लोगों के, हम सब के प्यारे दिल वाले हैं धोनी भाई साहब, झारखंड के, है ना। तो आप क्या देखेंगे कि हर एक चीज की लगभग उनके पास ट्रॉफी पहुंच चुकी है, ठीक है ना। तो भंडारण करके रखें। आगे बात करते हैं। देखो मैडम जी ने यहाँ पर बनाया तो है कोयला क्षेत्र, लेकिन आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या कि यहाँ पर क्या क्या लिखा होगा, है ना, क्या लिखा होगा। तो छोड़ देते हैं, क्या ही आपको बताएंगे हम, हाँ क्या ही आपको हम बताएंगे, एक एक स्थान अलग से बताने वाले। आइए, कहा गया मात्रा की दृष्टि से 19-20 में शीर्ष 5 कोयला उत्पादक। अब किसकी उत्पादन की बात की गई, उत्पादन की या उत्पादक की बात की जा रही, तो छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर आ जाएगा, जो वहां पर 3rd नंबर पर था भंडारण पर, क्योंकि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल, पश्चिम मध्य प्रदेश था, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर, उड़ीसा जहां था भैया वहीं पर बने, और झारखंड आगे से पीछे चले गए, और फिर आपका मध्य प्रदेश और तेलंगाना आ जाता है। कौन आ जाता है उत्पादन, उत्पादक कहाँ कहाँ पर हो रहा है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में, उसके बाद मध्य प्रदेश और तेलंगाना आ रहा है। 18-19 में याद कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि डाटा आरो यारो का है, हो सकता है चिपका के पूछ ले। कहा गया कुल 454 कहा गया परिचालन लागत कोयले की खाने हैं, जिसमें सर्वाधिक 122 खाने कहां पर है, झारखंड। अगर पूछ लिया जाए कि कोयले की सर्वाधिक खाने कहां पर है तो झारखंड में, कहां पर है, झारखंड में। कहा गया द्वितीय एवं तृतीय क्रम पर खानों की संख्या वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। नंबर 1 पर कौन है, झारखंड है, नंबर 2 पर आपका पश्चिम बंगाल है, और नंबर 3 पर आपका मध्य प्रदेश है। आगे कहा गया है कि 19-20 में भारत में कोयले के कुल उत्पादन में 7.24% हिस्सा कोकिंग कोल का है। कोकिंग जानते हो ना, कोक वालों के लिए कोकिंग कोल, जिससे जम्मू कश्मीर में सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट कुछ थोड़ा बहुत पाया जाता है, एंथ्रासाइट कोयला का उत्पादन किया जाता है जम्मू कश्मीर में ना। तो वहां कोकिंग के लिए, जब आप अगर अच्छे कोयले के साथ कोकिंग करेंगे ना, तो ये जो फेफड़े आपके जलते, हो सकता है थोड़ी सी इनमें जान बनी रहे, ठीक है ना। तो अगर आप हुक्का, और ये जो हुक्का आजकल तो बारातों पर हुक्का चलते हैं भाई साहब, लगे रहते हैं, कहते हैं कि ये पहचान है भाई, पता नहीं किसकी पहचान है। अरे स्वास्थ्य पहले होना चाहिए, ठीक है। कोकिंग कोयला कोल का है, तथा शेष 92% हिस्सा नॉन कोकिंग कोल का है ना, नॉन कोकिंग कोल का है, याद करके रखना। कहा गया भारत में कोयले के उत्पादन का सर्वाधिक हिस्सा विद्युत क्षेत्र में उपयोग हेतु भेजा जाता है। कहां पर, विद्युत क्षेत्र के लिए। अभी बताया था
यहीं से अभी 54% या 50% प्लस विद्युत यहीं से उत्पादन किया जाता है। भारत में कोयले के उत्पादन का सबसे बड़ा भाग कहां पर है? झारखंड में। उत्पादन का हम्म? उत्पादन का सबसे बड़ा झारखंड में पहुंच गया। किसके अकॉर्डिंग? नहीं नहीं भाई, झारखंड नहीं है, आपका छत्तीसगढ़ है उत्पादन में। अच्छा ठीक है, उत्पादक में है, ठीक है, उत्पादक में है। और यहाँ पर उत्पादन में क्या होगा? झारखंड है, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। आगे आते हैं। आगे 1 अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार झारखंड में कोयले का कुल भंडार 85,602.10 मिलियन टन है। कहां पर? झारखंड में। कहा गया झारखंड में कोयले का उत्पादन इसमें कितना आपके इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। कुछ लोग कहते हैं आप पहले से गिनकर नहीं आते हो क्या? अगर मेरे से गलती हो गई, मैं गिनकर भी आई, तो आप लोग फिर वही कहेंगे अपना प्रोनाउंसिएशन सही करिए ना। तो इसलिए यही गिन लेते हैं आपके सामने। 7,30,874 मिलियन टन हुआ है। कितना टन हुआ है? झारखंड के प्रमुख कोयला क्षेत्र जैसे झरिया, कौन सा है? झरिया। कहा गया उत्तर करनपुर, कौन सा है? करनपुरा। दक्षिण का करनपुरा और बोकारो, है ना? बोकारो किसने लगवाया था? रूस ने। ठीक है, चंद्रपुरा और राजमहल और कहा गया गिरिडीह आदि है। तो कौन कौन से? झारखंड का झरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, और कहा गया उत्तर का आपका करनपुरा, दक्षिण का करनपुरा और बोकारो, चंद्रपुरा, राजमहल और गिरिडीह है। कहा गया झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। देश के अधिकांश कोकिंग कोयले का भंडार यहीं पर है। और सबसे देखिएगा, चीजों को कहने से आदमी जानता है, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। झारखंड के लोग बहुत चोर टाइप के होते हैं, है ना? चोर का मतलब सिर्फ चोरी नहीं होती, चोर का मतलब कोई कोई तो कहता है मैंने आपका दिल चुरा लिया, वो भी तो चोर हुआ। ऐसा नहीं, चोर का मतलब बहुत टेक्निकल चीजों को बहुत ज्यादा जानते। आपके फोन से आप देखेंगे कि आप के फोन से अगर पैसे गायब हो गए तो झारखंड से लिंक जरूर रहा होगा उनका कहीं ना कहीं। ठीक है ना, याद करके रखना, टेक्निकल भाई चीजें बहुत यूज करते हैं। कहा गया अगला है छोटा नागपुर पठार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में फैला है। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। और इसका देश के कुल कोयला उत्पादन में लगभग 64% योगदान है। किसका? छोटा नागपुर का पठार। तो झारखंड में है भाई, छत्तीसगढ़ में फैला है, उड़ीसा में है। अरे मेन क्षेत्र जहां पर भारत का 90% कोयला यही होता है, तो यहीं पर फैला है। ठीक है ना, तो कहा 64%। कहा गया छत्तीसगढ़ वर्ष 1920 में कोयले का कुल उत्पादन 1,57,745 टन था, और कुल भंडार में इतना था कितना? 69,431.83 मिलियन टन है। 1 अप्रैल 2020 तक की स्थिति के अनुसार ये बातें बताई जा रही हैं। कहा गया छत्तीसगढ़ में कोरबा कोयला क्षेत्र और हंसदेव नदी बेसिन क्षेत्र अवस्थित है। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। ठीक है ना, कौन सी नदी? हंसदेव। अच्छा बताए, हंसदेव नदी किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? आप पढ़ा रखा है जब नदियां पढ़ाई है मैंने। आगे कहा गया कोरबा कोयला क्षेत्र राज्य का प्रमुख कोयला क्षेत्र है, और छत्तीसगढ़ राज्य में कोयले का जमाव मुख्यतः तातापानी और रामकोला, कहा गया आपका विश्रामपुर, कहा गया सोनहट, बिलासपुर क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है ना, याद करके रखिएगा। तो आपके अगर क्षेत्र पूछ लिया जाए छत्तीसगढ़ के, यही पूछे जाते, ऐसे पूछा जाएगा। तातापानी, रामकोला किस लिए जाना जाता है? किस लिए? कोयला के लिए। कहा गया आपके विश्रामपुर किस लिए? विश्रामपुर। आपके सोनहट किस लिए? बिलासपुर क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है, या कौन सा आपका खनिज संसाधन पाया जाता है? तो आप अभी तो याद है, उसके बाद आपको याद करके रखना है। ठीक है ना, आगे कहा गया उड़ीसा राज्य में कुल भंडार इतना है, कितना? 84,652 ना मिलियन टन है 1 अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार। और उत्पादन आपका कितना है? तो आप बोलेंगे उत्पादन 1,43,016 है। ठीक है ना, 1000 टन है, जो 19-20 के अकॉर्डिंग है। उड़ीसा के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र में कहा गया ब्रह्माणी नदी है, जो आपकी ब्रह्माणी नदी है। बताएं, ब्रह्माणी नदी की घाटी में स्थित आपका तलचर है। कौन सा है? तलचर है, याद करें, तलचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है आपके तालचेर या तलचर उड़ीसा के अंगुल जिले में अवस्थित प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। यहाँ के कोयला क्षेत्र का प्रबंधन
कोल इंडिया लिमिटेड की कहा गया अनुषंगी महानदी कोल फील्ड लिमिटेड द्वारा किया जाता है। याद करके थोड़ा सा दिमाग में रखना, याद नहीं होने वाला है, ना आपको याद करना है ना याद होने वाले। पश्चिम बंगाल में कोयले का जमाव मुख्यतः रानीगंज कोयले क्षेत्र में है। वेरी गुड। और कहा गया पश्चिम बंगाल में कुल संचित भंडार का लगभग 32,937.29 मिलियन टन क्या होता है वर्ष 2019-20 में आपका मिला था। और पश्चिम बंगाल में उत्पादन लगभग कितना होता है, भंडार की बात की गई थी आपके, कहा गया 33,614 टन उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल में कहा गया आपके वर्धमान, कहा गया है आपका बाकुंड या आपका पुरुलिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरुलिया जिला आपका कौन सा है, पुरुलिया जिला, कई बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। कहा गया वीरभूम और आपका दार्जिलिंग आदि क्षेत्रों में कोयला निक्षेप पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल के। इसके अतिरिक्त भारत में कोयले का उत्पादन 19-20 में मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में और आपके महाराष्ट्र आदि राज्यों में हुआ है। कहां पर, महाराष्ट्र आदि राज्यों में हुआ है। कहा गया आपका नामचुक कोयला क्षेत्र आपके अरुणाचल प्रदेश के कहा गया चांगलांग जिले में स्थित है। याद कर लो, है ना, याद कर लो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर डालकर क्या कर लो, याद कर लो, ठीक है ना, याद करना है, ठीक है। आगे आते हैं। आगे कहा गया है क्योंकि इसकी थ्योरी ही सबसे लंबी है, अगर थ्योरी आप निपटा दिए तो समझो सब कुछ आपने निपटा दिया, ठीक है ना। आइए, कहा गया नवेली, देखो आ गया ना, नवेली या नवेली क्षेत्र आपके तमिलनाडु का प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य है। यहाँ लिग्नाइट कोयले का उत्पादन किया जाता है। किसका, याद करके रखो, भारत में इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोकिंग कोयले की आवश्यकता पड़ती है, जिसे आयात करना पड़ता है। क्या करना, आयात, क्योंकि हमारे यहाँ कोकिंग कोयला बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है ना, ये आयात करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छी गुणवत्ता वाला कोकिंग कोयला सीमित ही है, एकदम सीमित है, कुछ सालों बाद ये समाप्त हो जाएगा हमारे भारत से, ठीक है। भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र के कोयले पर आधारित होने के कारण देश में पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए भी कोयले का आयात करना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया कोयला संतृप्त मीथेन, यह आपका कहा गया कोल वेड मीथेन तथा शैल गैस गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। किसके, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, ठीक है। कोयला संस्तर कहा गया मीथेन कोयला संधियों से कहा गया निष्कासित 90% से अधिक शुद्ध गैस है। और शैल गैस का निष्करण सूक्ष्म कणिक अवसादी शैलों से किया जाता है। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था, कोयला कैसा है, मैंने गैर परंपरागत ऊर्जा का नाम लिया था क्या, कोयला के लिए नहीं लिया, परंपरागत ऊर्जा या अनवीकरणीय ऊर्जा का मैंने चर्चा किया था यहाँ पर। लेकिन कोयला संयंत्र मीथेन के साथ, किसके साथ, मीथेन के साथ मिला करके और तथा शैल गैस और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत बन गए हैं, ठीक है ना, याद रखना। कहा गया शैल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण नहीं है, बल्कि क्या है, शैल गैस प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण नहीं है, बल्कि इसमें औसतन 86% से अधिक मीथेन, 4% से अधिक ईथेन और 1% प्रोपेन सहित अन्य गैसें भी पाई जाती है। याद करना है मतलब करना है। अब अगर आप पीवीआईक्यू या पीवीएस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आया हुआ है। आगे आते हैं। कहा गया भारत में कोयला संयंत्र मीथेन स्रोत आपके बहुतायत में है। इसके साथ ही भारत में शैल गैस का सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, असम, गुजरात, राजस्थान और तटीय क्षेत्रों में बड़ा भंडार पाया जाता है। साथ वाला है ना, अलग अलग नहीं, साथ की बात बताई गई है ना, ये याद करके रखना है। भारतीय कोयला उद्योग वर्तमान में अनेक समस्याओं से ग्रसित है, जिनमें प्रमुख है कि निम्न कोटि का कोयला धुलाई संशोधन की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयले का बढ़ता आयात, है ना, कोयले के कहा गया स्थानांतरण में आने वाली बाधा एवं कार्य संचालन कीमतें आदि। अब आप देखेंगे कि हमारे यहाँ कोकिंग कोयला ही नहीं रह जा रहा है ना, और काफी कमियां देखिएगा कि निम्न कोटि का कोयला यहाँ पर पाया जा रहा है ना, निम्न कोटि का कोयले का ज्यादा धुलाई संसाधनों की क्या आ रही है, उपयोग क्षमता में कमी आ रही, कोकिंग कोयला का बढ़ता आयात, हम ज्यादा से ज्यादा आयात कर रहे हैं, है ना, और कोयले के कहा गया स्थानांतरण में आने वाली बाधा और कार्य संचालन कीमतें आदि। अब कार्य संचालन, आप एक मजदूर अगर मजदूरी जो करते हैं
उन्हें भी 500-700 रुपए पर डे के चाहिए, है ना। काम जैसा काम नहीं, कुछ लोग तो सच में करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं ना। भारत के लिए कोयला एक कहा गया अपरिहार्य संसाधन है, क्योंकि देश के ऊर्जा स्रोत में कोयला सबसे प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1 अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार प्रमाणिक कोयला भंडार की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य इस प्रकार है। भंडार की बात की गई, किसकी? भंडार की। ये याद रखना, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश है। याद कराएं पहले, याद करके रखिएगा। देखो आपको भंडार का एक याद करके 3 याद कर लो ना, 3 आसानी से याद कर लो, है ना। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ को आगे लाओ, बाकी ए वाले को फिर वहीं रख दो, तो वो क्या होगा? उत्पादन का। क्या बात है, प्रश्न शुरू हो गया इतनी जल्दी? क्या करें अब, आप लोग तो बता भी नहीं पाएंगे क्लास ली जाए कि नहीं ली जाए। और प्रश्न आपके लगभग 45 से 50 है ना, 45 से 50 है। तो 45 से 50 का मतलब क्या हुआ कि लगभग 50-40। वैसे तो मैं निपटाने को इनको 15 मिनट में भी निपटा दूं ना, 15 मिनट में, क्योंकि अब आप पढ़ चुके हो। मैं इनको क्या कर सकती हूँ, 15 मिनट में 50 क्वेश्चन निपटा सकती हूँ। मुझे ऑप्शन देखना है और उत्तर, मतलब प्रश्न देखना और उत्तर दे देना है। ऑप्शन पढ़ना है कि जैसे भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी, तो आप क्या बोलोगे? रानीगंज में प्रथम खोदी गई थी। कहाँ पर? रानीगंज में। लेकिन 50 आपको इस तरह से, अब आप सभी लोग इसका कल रिवीजन करके आना। क्या करके आना? जितना मैंने आज अभी तक पढ़ाया है इसका आप लोग रिवीजन करके आना। और अगर आप लोग अब कमेंट, जो लोग लास्ट तक देखेंगे वही लोग कमेंट करेंगे, कमेंट करके ये बताएं, कमेंट में, क्यों कमेंट में ये बताएं, क्या लाइव क्लास ली जाए? अगर ली जाए तो बताएं, अगर क्या लाइव क्लास ली जाए। और अगर हाँ बोलते हो मेजॉरिटी के साथ, तो फिर लाइव क्लास लगवाई जाएंगी, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, लाइव क्लास में आपको जुड़ना रहेगा, है ना। ऐसे तो आप कभी भी देख सकते हो, सुबह शाम रात 9 बजे ये क्लास जाती है, आप कभी भी देख सकते हैं लाइव क्लास में ना। मतलब इसको तो कभी भी देख सकते हो, लेकिन लाइव क्लास में मैं इतने समय, मतलब आपके दोपहर 1 बजे मैं रिकॉर्ड करने यहाँ पर आती हूँ। कितने बजे? 1 बजे। तो 1 बजे या 1:10 तक आते हैं वैसे हम, है ना। 1:10 तक आते हैं, 1:10, क्योंकि क्लास ऑलरेडी यहाँ पर चलती रहती, तो 1:10 1:05 तक तो जब हम आ जाते हैं वैसे क्लास छूट जाती है, सर ना छोड़ देते, लेकिन 10-5 मिनट लेट ही आते। अगर आप चाहो तो क्या 1 बजे या 1:15 से, क्या 1:15 से लाइव क्लास ली जाए? ये आपको कमेंट करना। 1:15 PM है, AM मत समझ लेना। कुछ लोग यही पूछने लगते हैं AM है कि PM है। भैया रात में AM में नहीं लेने वाले, PM की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या 1:15 से लाइव क्लास और 45 मिनट की आपकी क्लास 2 बजे तक ली जाए? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप चाहते हो तो लाइव क्लास, नहीं तो ऐसे रिकॉर्ड क्लास आपको मिलती रहेंगी, आप लेते रहें, मौज काटते रहें, ठीक है ना। चलिएगा, तो आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल इसके आप, क्योंकि अभी 79 पेज है, कितने? 79, और हुए कितने? 27। तो कितने बचे हैं? कितने बच रहे हैं? तो आप बोलोगे 2 इधर गया और 5 7 में 2 गया 5, मतलब आपके 50 प्लस हैं, या 50 क्वेश्चन आपके होंगे, ठीक है ना। एक आध स्लाइड इधर उधर लास्ट की रहते हैं, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन आपके है, कितने? 50। तो कल कराएंगे। और फीडबैक जरूर दिया करें, है ना। करेंट अफेयर के बैच से आप सभी लोग जुड़ भी सकते हैं। करेंट अफेयर का बैच आपको PDF के माध्यम से दिया जा रहा है, और बहुत ही शानदार उसमें क्या हो रहा है, आपको रिवीजन के लिए मौका मिल सकता है। मतलब देखिए, PDF क्यों दी जाती है? क्योंकि मैं स्वयं अपने लिए, या अपने लिए मान लीजिएगा, मैं वो अपने लिए ही बना रही हूँ, तो आप भी उसका एंजॉय कर सकते हो। तो कोर्स अगर ज्वाइन करना है बहुत, है ना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान और अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।